बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खत्री ब्रदर्स के चैनल से आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अब्दुल रज़्ज़ाक खत्री हाजिर खिदमत है। आज मैं सेकंड ईयर अकाउंटिंग की एग्ज़ाम हिस्ट्री को लेकर आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि सेकंड ईयर में MCQs का स्टार्ट 2010 से हुआ था, तो सेकंड ईयर अकाउंटिंग MCQs 2010। तो आइए शुरू करते हैं हमारी नई वीडियो। एग्जाम हिस्ट्री 2010 में कहा गया, लैंड इज एनुअली डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ। अब हम इस बात को जानते हैं कि लैंड, जमीन, एक ऐसा नॉन करंट एसेट है जो टेंजिबल नजर तो आता है, लेकिन उसकी कोई एस्टिमेटेड लाइफ नहीं होती। एस्टिमेटेड लाइफ ना होने के बिना पर लैंड आमतौर पर इन्फ्लेशन, अफराते ज़र की वजह से अपनी वैल्यू एप्रिसिएट करता है, बढ़ाता है, वो डेप्रिसिएट नहीं होता। यही वजह है कि लैंड एक वाहिद टेंजिबल एसेट है जिसे डेप्रिसिएट नहीं किया जाता। उसके मुकाबले में बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, इक्विपमेंट, इस तरह के दीगर नज़र आने वाले नॉन करंट एसेट्स ज़रूर डेप्रिसिएट होते हैं, लेकिन लैंड डेप्रिसिएट नहीं होता। ऑप्शन में कहा गया 15% रेट से वो डेप्रिसिएट होता है, 20%, 25% या नन ऑफ दीज। तो यकीन तौर पर ज़मीन जो कि डेप्रिसिएट नहीं की जाती, इसलिए इसका ऑप्शन का आंसर होगा नन ऑफ दीज। सेकेंड MCQ में कहा गया, अनअर्न्ड इनकम यानी ना कमाई गई आमदनी शो की जाती है, जाहिर की जाती है बैलेंस शीट में। तो ऑप्शन है करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी। तो हम जैसे जानते हैं कि अर्न का मतलब कमा लिया, अनअर्न्ड का मतलब जो अभी कमाया ना हो। तो ऐसी आमदनी जो अभी कमाई ना हो, उसे हम अपने पास एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, और वो हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। लिहाजा बैलेंस शीट में भी वो एज अ करंट लाइबिलिटी शो की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी, करंट लाइबिलिटीज इज द राइट आंसर। नंबर थर्ड में कहा गया, कॉस्ट ऑफ मशीन इंक्लूड्स। इसके लिए आप अपने टॉपिक डेप्रिसिएशन को जहन में लाइए। जब आप मशीन की कॉस्ट निकालते थे तो लिस्ट प्राइस में से लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, लेस करते हैं क्रेडिट डिस्काउंट, ऐड करते हैं सेल्स टैक्स, इससे इनवॉइस प्राइस या बिल प्राइस आता है। फिर आप ऐड करते हैं उसमें एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर। एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो तमाम चीज़ें हैं जो एसेट की कॉस्ट को बढ़ाती हैं, और हम उनका कंसेप्ट रखते हैं कि एसेट को दुकानदार के यहाँ से अपने कारोबारी मकाम तक लाने और उसे रनिंग शेप में लाने तक के जितने भी अखराजात होंगे, वो सब के सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में शामिल होंगे, सिवाय उन खर्चों के जिससे एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ती, एफिशिएंसी नहीं बढ़ती, या ये उसको रनिंग फॉर्म में लाने के लिए ज़रूरी खर्चा ना था। अब जब हम इसे पढ़ते हैं तो ए में कहा गया 3 ईयर फायर इंश्योरेंस, 3 साल का आग लगने का बीमा, रिपेयरिंग कॉस्ट, डैमेज जो इंस्टॉलेशन के दौरान हुई वो, ट्रेड डिस्काउंट और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। तो जैसे आप जानते हैं कि 3 ईयर फायर इंश्योरेंस, 3 साल में मशीन अगर उसे आग लग गई तो इंश्योरेंस की बीमा साज कंपनी हमें उसका नुकसान पे करेगी। तो ये 3 ईयर फायर इंश्योरेंस मशीन के 3 ईयर्स के चलने के दौरान का ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपकी रिपेयरिंग कॉस्ट जो डैमेज, नुकसान होने के दौरान हुआ है पुर्जों के लगाने और पुर्जों के बढ़ाने के दौरान, जिसे हम इंस्टॉलेशन कहते हैं, तो ये भी आपका रिपेयरिंग, डैमेजेस एंड रिपेयरिंग एक्सपेंस है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को हम कॉस्ट में से लेस करते हैं, लेते नहीं है, इंक्लूड नहीं करते। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, तो हम शामिल नहीं कर रहे, ट्रेड डिस्काउंट को हम लेस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। इसका मतलब है एक ही चीज़ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जिसे हम कॉस्ट में शामिल कर लेते हैं, वो है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते का बीमा, क्योंकि ये रास्ते के दौरान
असेट के आने जाने के दौरान उसमें जो कोई मसला होगा उसका जिम्मेदार बीमा साज कंपनी होगी। तो चूंकि ये दुकानदार के यहाँ से हमारे कारोबारी मकाम तक असेट को लाने का खर्चा है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं और कॉस्ट ऑफ मशीन में शामिल करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नंबर 4 में कहा गया, इफ इन द पार्टनरशिप डीड, अगर शराकतदारी के मुआहदे में रिगार्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज साइलेंट, अगर मुनाफा या नुकसान तकसीम करने के मुतालिक वो मुआहदा शराकत खामोश है, कुछ नहीं बता रहा कि उनके दरमियान मुनाफा या नुकसान कैसे तकसीम होगा, द प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू, तो जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसे तकसीम किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बिगिनिंग कैपिटल, उनके शुरुआत के कैपिटल पर, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एंडिंग कैपिटल, उनके एंडिंग कैपिटल पर मुनाफा या नुकसान तकसीम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, बराबर तकसीम होगा, या प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एवरेज कैपिटल। तो हमें मालूम होना चाहिए कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया कि उनके दरमियान प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर होगा, तो चाहे उनका सरमाया बराबर हो, कम या ज़्यादा हो, कुछ भी हो, हमें प्रॉफिट और लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, बराबर तकसीम करना होगा। तो सी इज द राइट आंसर। नंबर 5, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये बात सिंगल एंट्री की हो रही है, और सिंगल एंट्री में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट का दूसरा नाम है। और उसमें हम देखते थे कि सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में हमें बिगिनिंग बैलेंसेस दिए होते थे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के, और एंडिंग बैलेंसेस गिवन होते थे एसेट्स और लाइबिलिटीज के। आप अगर चाहें तो कंपटीशन करके एसेट में से लाइबिलिटीज को लेस करके कैपिटल निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी बैलेंस शीट बनाएं। बैलेंस शीट पहली आप बनाएं जिसमें आप तमाम एसेट्स बिगिनिंग बैलेंस ले लें, ओपनिंग बैलेंस ले लें, तमाम लाइबिलिटीज ओपनिंग बैलेंस ले लें, तो अज खुद एसेट बराबर होते हैं इक्विटीज के, इक्विटीज में से आप लाइबिलिटीज को लेस करेंगे तो आपके पास कैपिटल का जो है वो अननोन फिगर आ जाएगा। इसका मतलब वो यहाँ कह रहा है कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी ओपनिंग बैलेंस शीट यूजुअली प्रिपेयर्ड, आमतौर पे तैयार की जाती है, टू फाइंड आउट द फिगर्स ऑफ, निकालने के लिए, तलाश करने के लिए किस चीज़ की फिगर। तो जाहिर सी बात है जो बैलेंस शीट बन रही है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वो ओपनिंग बैलेंसेस से बन रहा है, तो उसके ज़रिए जो कैपिटल आएगा वो भी ओपनिंग या बिगिनिंग आएगा। तो ऑप्शंस ए बी सी डी में अगर आप चेक करें तो हमें मतलूबा आंसर नज़र आता है हमारा ऑप्शन बी, यानी इसके ज़रिए कैपिटल एट द बिगिनिंग निकाला जाएगा। वो कैपिटल जो शुरुआत में है वो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के ओपनिंग बैलेंसेस लेकर निकालेंगे, यानी बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंसेस के साथ मिलकर जो बनाई जाएगी उससे हमें कैपिटल एट द बिगिनिंग हासिल होगा। नंबर 6 में कहा गया, इफ सम एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल ₹5,000 is injected during the year, closing capital will, अगर कुछ इजाफी सरमाया यानी कुछ इजाफी पैसा, फ्रेश कैपिटल, ताज़ा सरमाया 5,000 रुपए का इंजेक्टेड, दाखिल किया जाता है साल के दौरान, तो आपका क्लोजिंग यानी आखिर का जो कैपिटल सरमाया होगा उस पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर हम इसके जुमले को गौर करें तो जुमले में अगर आप पहले इब्तदा में कोई सरमाया ₹1,00,000 का लेकर आते हैं फ़र्ज़ करें, और उसमें आप 5,000 रुपए का मज़ीद एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल ऐड करते हो, तो लाजमी सी बात है अब आपका सरमाया 1,05,000 हो जाएगा, और इससे आपका जो एंडिंग कैपिटल निकलेगा वो एंडिंग कैपिटल यकीनन ओपनिंग के मुकाबले में 5,000 रुपए से बढ़ जाएगा। बढ़ने को अंग्रेज़ी में इंक्रीज कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शंस में चेक किया जाए ए, बी, सी और डी में, तो हमें नज़र आता है ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है कि इंक्रीज बढ़ा दिया जाएगा बाय 5,000, 5,000 रुपयों से आपका एंडिंग कैपिटल बढ़ा दिया जाएगा
फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल के दाखिल करने से। तो राइट आंसर इंक्रीज बाय ₹5,000। नंबर 7, amount received from any source by way of gift in non-profit organization is described as, वो रकम जो वसूल होती है किसी भी जरिए से गिफ्ट, तोहफे की शक्ल में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उसे कैसे जाहिर किया जा सकता है? तो वो रकम जो किसी भी जरिए से गिफ्ट तोहफतन पेश कर दी जाए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिला मुनाफा चलने वाली तंजीम पर, तो वो उसे किस नाम से पुकारेगी? लीजेसी। लीजेसी का मतलब होता है एक शख्स के इंतकाल करने के बाद वो जो वसीयत कर जाता है कि मेरे तरके में, मेरी छोड़ी हुई दौलत में ये पैसा इसको दे दिया जाए, ये लीजेसी कहलाता है। बी है सब्सक्रिप्शन, वजीफे की तरह मेंबरान से जो मुद्दती वसूली होती है वो सब्सक्रिप्शन है। डोनेशन, किसी को तोहफतन अतिया कर देना, वो डोनेशन कहलाता है। और लाइफ टाइम मेंबरशिप, पूरी जिंदगी की मेंबरशिप के पैसे दिए जाएं। अगर मैं इन तमाम ऑप्शंस में देखूं तो सबसे मुनासिब और सही ऑप्शन मुझे नजर आता है डोनेशन, कि तोहफतन आप अगर किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई रकम दे देते हैं और वो रकम को वसूल करती है तो वो उसे डोनेशन, अतिया कहेंगे। नंबर 8 में कहा गया द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड, वो रकम शेयर कैपिटल की जिसके साथ एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसे क्या कहते हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में एक कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो उसे रजिस्टर्ड होते वक्त एक सरमाया मंजूर करके दिया जाता है जो वो अपनी पूरी जिंदगी के दौरान जारी कर सकती है, दे सकती है, उसे कहते हैं। ऑप्शंस में देखिए इशूड, पेड अप, अथोराइज एंड कॉल अप कैपिटल, एंड द राइट आंसर इज अथोराइज कैपिटल, इख्तियार दिया गया सरमाया, यानी कंपनी को रजिस्टर्ड होते वक्त एक इख्तियार दिया जाता है कि वो इतना कैपिटल इशू कर सकती है। इसे अथोराइज कैपिटल भी कहते हैं, इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, इसे नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जाहिर किया जाता है। नॉमिनल कैपिटल मतलब जाहिरी सरमाया। तो इन 3 नामों से इसे पुकारा जाता है। यहाँ ऑप्शन में अथोराइज कैपिटल था, तो अथोराइज कैपिटल, इख्तियार दिया गया सरमाया, इज द राइट आंसर। डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ शेयर इज एन, सबसे पहले ये समझिए कि इशुएंस ऑफ शेयर एंड डिबेंचर में आमतौर पर एक शेयर की अगर पार वैल्यू 10 रुपए है तो हमें मालूम है कि इशुएंस ऑफ शेयर एंड डिबेंचर में हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके रिकॉर्ड हमेशा पार वैल्यू से करते हैं। अब अगर उसके लिए पैसा फर्ज करते हैं कि 8 रुपए आया, तो बैंक या कैश आते हुए हम दिखाएंगे 8 रुपए से। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ 10 रुपए से, क्योंकि शेयर की फेस पर, सामने के हिस्से पर ये लिखा हुआ है कि एक शेयर 10 रुपए का है, जो उसकी पार वैल्यू या फेस वैल्यू कहलाती है। तो इसका मतलब है शेयर कैपिटल 10 से क्रेडिट हुआ, पैसा 8 रुपए से आया, 2 रुपए का जो फर्क आया उसे हमने ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट कहा, और इसी को वो यहाँ जाहिर कर रहा है कि डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ शेयर। तो ये जब डिस्काउंट आप देते हैं शेयर पर, ये क्या चीज़ है? रेवेन्यू लॉस है, आमदनी का नुकसान है, कैपिटल का प्रॉफिट है, रेवेन्यू का प्रॉफिट है, या कैपिटल का लॉस है? तो हम कह सकते हैं कि हम अगर पार वैल्यू से ज़्यादा पर शेयर को जारी करेंगे तो वो कैपिटल का प्रॉफिट होगा, यानी शेयर प्रीमियम, और अगर हम पार वैल्यू से कम पर शेयर को जारी करेंगे तो वो कैपिटल का एक तरह का नुकसान होगा, यानी डिस्काउंट होगा, जो कैपिटल का लॉस होगा। तो यहाँ राइट आंसर होगा कि डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ शेयर एक कैपिटल लॉस है। नंबर 10 में कहा गया ऑल accumulated losses are transferred to the capital account of all partners in case of retirement in, तमाम accumulated losses, मजमुआती नुकसानात को ट्रांसफर कर दिया जाता है, मुंतकिल कर दिया जाता है
कैपिटल अकाउंट में तमाम पार्टनर्स के रिटायरमेंट की सूरत में। तो आप जानते हैं कि जब एक शख्स रिटायर हो रहा है तो उस वक्त अगर फर्ज करें 3 पार्टनर हैं तो वो तीनों ही कारोबार के फायदे नुकसान तमाम चीज़ों के जिम्मेदार हैं। तो इसलिए जितने भी मजमुआती नुकसानात होंगे वो तमाम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिटायरमेंट की सूरत में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ऑप्शंस हैं उनके कैपिटल रेशो में, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये उनका जितना भी मुनाफा और नुकसान होता है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया जाता है। चूंकि रिटायरमेंट में एक कंसेप्ट डेवलप हो सकता है कि रिटायर होने से पहले जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और जो रिटायर होने के बाद आएगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो इस एतबार से हमारा राइट आंसर है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी हम उनके तमाम मजमुआती नुकसानात को उनके कैपिटल अकाउंट में तमाम पार्टनर्स के रिटायरमेंट की शक्ल में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तकसीम करेंगे। नंबर 11, द बैलेंस लेफ्ट in the capital accounts in case of dissolution is settled by। यहां dissolution का लफ्जी मतलब होगा पार्टनरशिप का खात्मा। dissolution को लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, टर्मिनेशन 4 नामों से पुकारा जाता है। वो कह रहा है कि वो बैलेंस जो बच जाता है सरमाए के खातों में कारोबार के खात्मे की सूरत में, उसका हिसाब किताब किससे किया जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो हम जानते हैं कि रेजोल्यूशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज ही नहीं होता, ये तो यूज होता है रिटायरमेंट के टॉपिक में। रियलाइजेशन अकाउंट ये इस्तेमाल होता है रेजोल्यूशन में, लेकिन हमारे पास तो कैपिटल बच गया है और कैपिटल की हम पेमेंट करते हैं और पेमेंट होता है या कैश से या फिर बैंक अकाउंट से। तो सी ऑप्शन दुरुस्त नजर आता है कि जो बैलेंस कैपिटल का बच जाएगा रेजोल्यूशन की सूरत में, उसका हिसाब किताब आप बैंक अकाउंट से करेंगे। यहां ऑप्शन हाईलाइट गलत हुआ है, लेकिन हम ऑप्शन बैंक अकाउंट ही इस्तेमाल करेंगे। नंबर 12, अंडर डायमिनाइजिंग बैलेंस मेथड। आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन के टॉपिक में डायमिनाइजिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसका तीसरा नाम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। कहा गया कि जो डायमिनाइजिंग बैलेंस मेथड होगा उसमें अमाउंट एनुअल डेप्रिसिएशन का, सालाना डेप्रिसिएशन का ग्रेजुअली क्या होगा? ग्रेजुअली रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कांस्टेंट एक जैसा रहता है, तभी तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी पुकारते हैं। जबकि जो डायमिनाइजिंग बैलेंस मेथड है और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, ये दोनों मेथड वो हैं कि जिनमें इब्तदाई सालों का डेप्रिसिएशन हाई ज़्यादा आता है और फिर रफ्ता रफ्ता कम होता चला जाता है। इसका मतलब है इसके स्टेटमेंट के मुताबिक डायमिनाइजिंग बैलेंस मेथड में सालाना डेप्रिसिएशन रफ्ता रफ्ता कम होता चला जाता है। कम के लिए अंग्रेजी वर्ड यूज होता है डिक्रीजेस। तो राइट आंसर सी, डिक्रीजेस। डायमिनाइजिंग बैलेंस मेथड में सालाना डेप्रिसिएशन रफ्ता रफ्ता कम होता चला जाता है। The amount of depreciation charge on machinery will be debited to। वो रकम जो डेप्रिसिएशन की आप लगाएंगे मशीनरी पर, उसे आप डेबिट करेंगे। तो हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम कर देते हैं क्रेडिट। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि जब आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे मशीनरी पर और जर्नल एंट्री बनाएंगे तो डेबिट किसे करेंगे? तो यकीनी तौर पर हम डेबिट डेप्रिसिएशन को करेंगे। ऑप्शन में जाकर देखिए तो आपको सी ऑप्शन नजर आता है कि हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन की एंट्री में डेबिट होगा।
नंबर 14, व्हेन नेट इनकम इज ट्रांसफर्ड टू रिटेन अर्निंग, जब नेट इनकम को मुंतकिल कर दिया जाता है रिटेन अर्निंग में, आमदनी को संभाल कर महफूज करके रखना, उस अकाउंट में जब आप नेट इनकम को ट्रांसफर करते हैं तो कहता है विच अकाउंट इज डेबिटेड। आप सबको पता होना चाहिए कि आमदनी एंट्रीज के थ्रू बनाने का काम क्लोजिंग एंट्री में होता है। क्लोजिंग एंट्री की पहली क्लोजिंग एंट्री होती है जिसमें हम करते हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी या इनकम समरी डेबिट एंड ऑल एक्सपेंसेस को कर देते हैं 1 by 1 क्रेडिट, ताकि वो पर्चे सारे क्लोज हो जाएं, बंद हो जाएं और एक अकाउंट में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में ट्रांसफर हो जाए। दूसरी एंट्री में हम अपनी तमाम इनकम को क्लोज करते हैं। इनकम क्लोज करने के लिए इनकम को जो कि आती हैं तो क्रेडिट, खत्म करना है तो डेबिट, हम ऑल इनकम को 1 by 1 डेबिट करते हैं और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का टी अकाउंट बनाया जाता है। इसकी दोनों साइडें बराबर करने के लिए उसका जितना बैलेंस किसी जानिब बच जाता है वहां से हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है अगर कंपनी की अकाउंटिंग में मुनाफा रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर होता है तो उसके अगेंस्ट में जो दूसरा अकाउंट होता है वो क्लोजिंग एंट्री में इस्तेमाल किया जाने वाला अकाउंट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी है, जिसका दूसरा नाम इनकम समरी है। और वो भी यही पूछ रहा है कि जब नेट इनकम होती है और नेट इनकम को आप रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं तो हम जानते हैं रिटेन अर्निंग क्रेडिट होकर बढ़ जाता है, लिहाजा हम रिटेन अर्निंग को आमदनी की सूरत में क्रेडिट कर देते हैं और डेबिट साइड पर हम डेबिट किया करते हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। और वो यही पूछ रहा है कि आप डेबिट किसको करेंगे, तो हम डेबिट करेंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को। नंबर 15 में कहा गया ऑर्डिनरी शेयर्स को किस और नाम से पुकारा जाता है। ऑर्डिनरी शेयर्स को प्रेफर्ड शेयर, राइट शेयर, इक्विटी शेयर या बोनस शेयर। तो हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर्स का दूसरा नाम इक्विटी शेयर होता है, यानी मामूली हिस्से का दूसरा नाम इक्विटी शेयर्स भी हुआ करता है। तो इक्विटी शेयर्स इज द राइट आंसर। अब आपसे कहा गया कि अगर क्लोजिंग कैपिटल 5,000 रुपए का था, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपए की हुई है, ड्राइंग 300 रुपए पर मंथ हुई है 6 महीनों के लिए और प्रॉफिट जो है वो साल का 1,300 रुपए है, तो अमाउंट कैपिटल एट स्टार्ट का क्या होगा। ये जो आपको दिया गया इसके लिए आपको सिंगल एंट्री का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस माइंड में लाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो सिंगल एंट्री में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम लेते थे पहले कैपिटल एट एंड, या जिसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं, उसमें हम ऐड करते थे ड्राइंग, उसमें से हम लेस करते थे कैपिटल एट स्टार्ट और लेस करते थे एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो हमारे पास प्रॉफिट आता था। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। अगर हम इस इक्वेशन में वो तमाम आंसर्स जो इसमें दिए गए हैं इनको पुट करें और इसे हल करें तो देखते हैं कि आंसर क्या आता है। आंसर आना चाहिए 2500। कैसे आएगा ये देखिए, आपके लिए वर्किंग है कि जो प्रॉफिट है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। किस तरह, कैपिटल एट एंड लेते हैं, उसमें ऐड करते हैं ड्राइंग, माइनस करते हैं कैपिटल एट स्टार्ट, माइनस करते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर मैं सवाल की तरफ जाऊं और कैपिटल एट एंड को देखूं तो सवाल में कैपिटल एट एंड 5000 गिवन है, ये 5000 मैंने यहां दिखा दिया। ड्राइंग के लिए अगर आप देखें तो आपसे ड्राइंग 300 रुपए पर मंथ बताया गया, 6 महीनों के लिए बताया गया। 300 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी ड्राइंग 1800 आएगी। तो ड्राइंग की जगह पर मैं 1800 रुपीज़ रख सकता हूँ। कैपिटल एट एंड 5000, ड्राइंग 1800। कैपिटल एट स्टार्ट मालूम करना है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको बताई गई है और वो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट 3000 की। तो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट 3000 हमने यहाँ ले ली। अब 5000, अच्छा एक और चीज़ है जी कि सवाल के अंदर आपको प्रॉफिट भी बताया गया था और वो था 1300। तो इस इक्वेशन में हम प्रॉफिट को यहाँ 1300 दे देंगे। तो प्रॉफिट 1300, कैपिटल एट एंड 5000, ड्राइंग 1800, कैपिटल एट स्टार्ट माइनस होगा और एडिशनल इन्वेस्टमेंट माइनस 3000। ये इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई। इसमें 5000 में 1800 ऐड करेंगे तो 6800 होगा। 6800 में से 3000 को माइनस करेंगे तो 3800 होगा और साथ में यहाँ कैपिटल एट स्टार्ट यहाँ नीचे उतर आएगा। 1300 अपनी जगह पर है। अब यहाँ माइनस कैपिटल एट स्टार्ट इस तरफ आएगा तो ये
प्लस में हो जाएगा। यहाँ 3800 ऑलरेडी है, माइनस का साइन ऑलरेडी है, और वैसे भी यहाँ 1300 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस हिसाब से 3800 में से 1300 गया तो 2500 रुपीज़ कैपिटल एट स्टार्ट बना। इसका मतलब है सिंगल एंट्री में 2015 में एक क्वेश्चन जो आया था उसमें भी 4 कंडीशंस थी और वो भी इसी तरह इस इक्वेशन के ज़रिए सॉल्व होती हैं। तो कभी इस तरह की कोई चीज़ आए तो आप लाजमी एमसीक्यूज़ में आंसर्स के आगे वर्किंग की हेडिंग डालेंगे और उसमें वर्किंग करके ये दिखा देंगे ताकि आपकी ये वर्किंग एग्जामिनर को शो भी हो सके कि आपने ये रकम किस तरह से निकाली, और ये आपकी समझ आने के लिए यहाँ भी बड़ी ज़रूरी थी। तो 2500 इज़ द राइट आंसर, कैपिटल एट स्टार्ट। नेक्स्ट कहा गया एक्सेस। एक्सेस का लफ्जी मतलब होता है इजाफा, ज़्यादा होना। एक्सेस ऑफ द इनकम, आमदनी का ज़्यादा होना नॉन प्रॉफिट कंसर्न में, ओवर मुकाबलतन इट्स एक्सपेंसेस, उसके अखराजात के, यानी आमदनी का ज़्यादा होना अखराजात के मुकाबले में नॉन प्रॉफिट कंसर्न, नॉन प्रॉफिट इदारे में क्या कहलाता है। तो लाजमी सी बात है इनकम ज़्यादा होगी, खर्चे कम होंगे, तो नॉर्मल कंडीशन में जो एक तिजारती कारोबार होता है उसमें ये इनकम कहलाता है, लेकिन यहाँ हम इसे कहेंगे कि ये यहाँ पर जो है वो एक्सेस इनकम का हमारा सरप्लस कहलाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में मुनाफा होता है, आमदनी का ज़्यादा होना होता है, वो सरप्लस कहलाता है, और अखराजात का ज़्यादा होना आमदनी के मुकाबले में डेफिसिट, खसारा कहलाता है। तो यहाँ आमदनी ज़्यादा है अखराजात के मुकाबले में, तो वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस, इजाफा कहलाएगा। इन द अकाउंट, इन दिस अकाउंट, इस खाते में प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर का ट्रांसफ़र फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में किस अकाउंट में करेंगे। तो हमें एक बात मालूम है कि जब पार्टनरशिप में फ़ायदा नुकसान होता है तो उसे तकसीम करने के लिए 2 कैपिटल के मेथड हैं। एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जिसे वेरिएबल कैपिटल मेथड भी कहते हैं, जिसका मतलब है उतार चढ़ाव मुमकिन है, हम कैपिटल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें कैपिटल को ज़्यादा या कम किया जा सकता है, और जो कुछ भी करना है वो कैपिटल ही के अकाउंट में किया जाएगा। उसके मुकाबले में जो हमारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा, फिक्स कैपिटल सिस्टम होगा, उसमें हम जो भी फ़ायदा है नुकसान होगा वो करंट अकाउंट में, एक और नया अकाउंट बनाते हैं करंट अकाउंट, उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पार्टनर के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो आप फ़ायदा किस अकाउंट में तकसीम करेंगे। तो यकीनी तौर पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में करेंगे, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग या वेरिएबल कैपिटल मेथड में आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ज़्यादा कम कर सकते हैं, तो आप उसको कैपिटल अकाउंट ही में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर यही एमसीक्यू होता कि आप फिक्स कैपिटल मेथड में काम कर रहे हैं तो वहाँ फिर आप पार्टनर्स के करंट अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 19 में कहा गया दिस इज नॉट शोन इन द शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट। इसे शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन में बैलेंस शीट के नहीं जाहिर किया जाता, यानी ये आइटम शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन में नहीं आता। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, हाँ जी ये तो आता है शेयर होल्डर्स इक्विटी में, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम ये भी आता है, रिटेन अर्निंग ये भी आता है, लेकिन जो डिविडेंड पेएबल है, तकसीम शुदा मुनाफे का अदा करने का जिम्मेदारी, लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी का अकाउंट है, करंट लाइबिलिटी सेक्शन में आएगा, शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन में नहीं आएगा। तो इसने यही बात पूछी है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी में कौन सा नहीं आएगा, तो डिविडेंड पेएबल नहीं आएगा। नेक्स्ट कहा गया कैपिटल एट एंड ले, उसमें से अगर आप कैपिटल एट स्टार्ट निकाल दें, ये अगेन सिंगल एंट्री से एमसीक्यू आया है। माना कैपिटल एट एंड में ड्राइंग ऐड करते हैं, कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट को लेस करते हैं, लेकिन अगर वो ड्राइंग और एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा तो ऐसी सूरत में कैपिटल एट एंड में से जब आप कैपिटल एट स्टार्ट को माइनस करें तो आपके पास जो आंसर आएगा उसे कहेंगे अनएडजस्टेड इनकम या लॉस। अगर फ़ायदा यानी प्लस की शक्ल में आंसर आएगा तो अनएडजस्टेड इनकम होगा, और अगर माइनस की शक्ल में आएगा तो अनएडजस्टेड लॉस होगा। तो राइट आंसर है अनएडजस्टेड इनकम या लॉस। ये हमारे एमसीक्यूज़ हुए। अपने इन एमसीक्यूज़ में आप ज़रूर देखिए कि आपके कितने एमसीक्यूज़ दुरुस्त हुए, कमेंट में ज़रूर लिखिए, लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का हमारा ये टारगेट पूरा हो सके और ये
MCQ सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।